नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम आपके सेकंड टर्म के सिलेबस के लेसन्स आपके लिए लेकर आए हैं और इन वीडियोस में मैं इन लेसन्स की एक क्विक रिवीजन आपको करवाऊंगी, जिससे आपका लेसन एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह तैयार भी हो जाएगा। आप प्रश्नों के उत्तर भी जान पाएंगे और एग्ज़ाम में इस पार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपको आ जाए, आप उसका उत्तर बड़ी आसानी से दे पाएंगे। तो बच्चों, आप जानते हैं आपके सेकेंड टर्म में आपके क्वेश्चन पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, MCQs हर तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो इसी क्रम में आज हम आपका सेकेंड टर्म का फर्स्ट लेसन योग और जीवन शैली इसे समझाने जा रहे हैं। वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए और इस पार्ट को बहुत ही अच्छे से रिवाइज कीजिए। तो इस पार्ट में से योग का मतलब आप समझते हैं, योगा जो सभी बच्चे छोटी क्लासेस से भी करते आ रहे हैं, और जीवन शैली है हमारा लाइफस्टाइल, हम किस तरह से अपना जीवन जी रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं, हमारी आदतें क्या हैं, हमारा दिनचर्या क्या है, ये खान पान क्या है, ये सब हमारा जीवन शैली के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले इसमें है कि रोकथाम उपायों के रूप में योगासन। रोकथाम मतलब विभिन्न प्रकार की बीमारियां, शारीरिक कष्ट जो हमें होते हैं, जिनसे हम परेशान हो जाते हैं, तरह तरह की दवाइयां खाते हैं, उन बीमारियों को बिना दवाइयों के हम योगासन द्वारा कैसे रोक सकते हैं, वह सब उपाय योग के द्वारा बताए गए हैं। फिर जीवन शैली से संबंधित एक जो समस्या है वो है मोटापा। तो मोटापे में वज्रासन, हस्तासन, त्रिकोणासन, अर्धमध्येंद्रासन की जो प्रक्रिया है वो हमारे लिए किस प्रकार लाभकारी है। मधुमेह में हम कौन कौन से आसन कर सकते हैं, अस्थमा को रोकने के लिए, सुधार लाने के लिए हम कौन कौन से आसन कर सकते हैं, और साथ ही उच्च रक्तचाप जो है वो हाई ब्लड प्रेशर को कहते हैं। तो ताड़ासन, व्रजासन, पवन मुक्तासन, अर्धचक्रासन, भुजंगासन, श्वासन की विधि, इसके द्वारा हम उच्च रक्तचाप पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में हम सबसे पहले जो टॉपिक है योग, उसके बारे में जानते हैं। इसका परिचय इस तरह से है कि योग शब्द संस्कृत भाषा के युज शब्द से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना या मिलाना। योग शरीर और मन का सुधार करने के लिए एक प्राचीन भारतीय प्रणाली है। योग का इतिहास 4000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। तो बच्चों, आप देख रहे हैं योग का इतिहास जो है, योगा जो है 4000 वर्ष से भी अधिक समय पहले से भारतवर्ष में किया जा रहा है। यह न केवल भारत में बल्कि पश्चिमी देशों में भी योग की बढ़ती हुई लोकप्रियता इसके मूल्य को दर्शाती है। तो जिस तरह से हम पश्चिमी देशों की नकल करके बहुत सारी चीज़ें करते हैं, वैसे ही पश्चिमी देशों के लोगों को भारत की जो योग पद्धति है वो बहुत ही अपनी तरफ आकर्षित करती है। भारत की देखा देखी कि योग के द्वारा बिना दवाइयों के अपनी बहुत सी बीमारियां ठीक कर सकते हैं, तो पश्चिम के देशों में भी बहुत सारे योग स्टूडियोज़ खुलने शुरू हो गए हैं, जहाँ पर लोग आते हैं और योग के द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। पुरुषों और महिलाओं, युवा और वृद्ध व्यक्तियों द्वारा इनका अभ्यास किया जा सकता है, क्योंकि यह स्वास्थ्य शरीर, मानसिक शक्ति और मन की शांति को प्राप्त करने में मदद करता है। तो देख लीजिए, यहाँ आपको बताया गया है कि योग से आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं बनता, आपके मन को भी शक्ति मिलती है और मन को शांति भी मिलती है। तो बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में, शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि योग के क्या क्या लाभ है। अब हमें आपको वो समझाने जा रहे हैं। योग से शरीर के लचीलेपन में सुधार होता है, यह लुब्रिकेशन में मदद करता है, शरीर से विषैले पदार्थों का निष्कासन होता है, संतुलन में सुधार करने में मदद मिलती है, यह ऊर्जा का स्तर बढ़ाता है, इसमें शांति का भाव उत्पन्न होता है, इससे रुके हुए भाव निकलते हैं, शांति और सौहार्द की भावना विकसित होती है, इससे दर्द को कम करने में मदद मिलती है, योग से तनाव को कम करने में मदद मिलती है, यह हमारा ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। तो आप देख रहे हैं योग हमें किस तरह से स्वस्थ रखता है। अगर हमारा तनाव, हमारी टेंशन्स ख़त्म हो गई, हमारी बॉडी को ऊर्जा, एनर्जी मिलनी शुरू हो गई, हमारा ध्यान, फोकस हमारा बढ़ गया, किसी भी काम में हमारा मन लगना शुरू हो गया,
रुके हुए भाव, जो हमारे अंदर डिप्रेशन है या और कोई कुंठा है या और कोई नेगेटिव बातें हैं, वो सब बाहर निकल जाती हैं। हम तन से और मन से दोनों तरीकों से स्वस्थ बनते हैं। ये सब योग के प्रमुख लाभ हैं। अब योग में दूसरी चीज़ है आसन। आपको भी कहा जाता है आसन लगा कर दिखाइए। जब आपका प्रैक्टिकल होता है तो आपसे जो एग्जामिनर आता है वो कई तरह के आसन लगवाते हैं। तो आसन किसे कहते हैं? आसन की शरीर की वह मुद्रा है जो कि मूल रूप से ध्यान में बैठने के लिए प्रयोग होती है तथा बाद में हर योग तथा आधुनिक योग के विभिन्न आसनों में, जैसे खड़े आसन, त्रिकोणासन, बैठकर पद्मासन, लेटकर शवासन, उल्टे लेटकर शीर्षासन, संतुलन वाले फुफ्फुकुटासन, आगे की ओर झुकने पश्चिमोत्तानासन, पीछे की ओर धनुरासन को आपस में जोड़ती है। तो आप देख रहे हैं अलग अलग मुद्राएं जिनमें हम बैठकर योग करते हैं, उन मुद्राओं को आसन कहा जाता है। पतंजलि के अनुसार स्थिरम सुषम आसनम, पतंजलि योग सूत्र के अनुसार आसन एक स्थिर एवं सुखदायक स्थिति है। जब हम किसी तरह का काम कर रहे होते हैं तब हमारी मांसपेशियां या तो फैलती हैं या संकुचित होती हैं। यह फैलना तथा सिकुड़ना कार्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। मांसपेशियों के इस संकुचन और विस्तार में ऊर्जा का उपभोग होता है। कुछ मांसपेशियां जो सीधे उस काम में सम्मिलित नहीं होती, वह भी तनाव में आ जाती हैं, जो कि ऊर्जा का अपव्यय है। आसनों से इन मांसपेशियों को शांति, रिलैक्स और नियंत्रण, स्टेबिलिटी मिलती है। जब शरीर को आराम दिया जाता है और लंबी अवधि तक मुद्रा बनाई जाती है तो ये योग का उद्देश्य प्राप्त होता है। तो आप देख रहे हैं काम करने में हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं वो फैलती और सिकुड़ती हैं। फैलने और सिकुड़ने से उनकी ऊर्जा, उनकी एनर्जी कम होती है, उनमें तनाव आ जाता है, थकावट आ जाती है। लेकिन जब हम योग करते हैं तो हमारी मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं और उनमें स्टेबिलिटी आती है। अब आसन करते समय किन निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए? आसन 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ज़्यादा देर तक नहीं करना चाहिए। 30-45 मिनट तक अभ्यास करने से योग के बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। योग आसनों के अभ्यास के लिए सुबह सुबह का समय सबसे अधिक उपयुक्त रहता है, लेकिन इसे भोजन निर्देशों का पालन करते हुए दोपहर के समय भी किया जा सकता है। योग अभ्यास करते समय खाली पेट होना चाहिए। योग अभ्यास से 1 घंटे पहले दूध या पानी पी लेना चाहिए तथा 2 से 5 घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए। एकदम से खाना खाकर या पानी पीकर योग नहीं करना चाहिए। योग अभ्यास का स्थान बड़ा, हवादार और साफ होना चाहिए। चटाई या कालीन पर ही योग अभ्यास करें। कपड़े आरामदायक और साफ होने चाहिए। गर्भवती महिलाओं और मासिक धर्म के दौरान लड़कियों को योग अभ्यास नहीं करना चाहिए। उन्हें योग करने से बचना चाहिए। योग और उसके अभ्यास में विश्वास करना चाहिए। तो ये सब नियम हैं योगासन के। पहले हमने इसके योगासन के लाभ क्या हैं वो पढ़े। उसके बाद आसन किसे कहते हैं और आसन करने के क्या नियम हैं वह जाने। और अब हम ये जान रहे हैं इन योग आसनों के क्या लाभ हैं। तो जैसे जैसे शरीर को आराम मिलता है, हमारी सभी मांसपेशियों को भी आराम मिलता है। कुछ विशेष सावधानियों का पालन करते हुए वृद्ध और बीमार व्यक्ति भी इन आसनों को कर सकते हैं। इससे शारीरिक स्वास्थ्य, मस्तिष्क पर नियंत्रण और एकाग्रता में वृद्धि होती है। शरीर स्वस्थ होता है तथा मस्तिष्क पर नियंत्रण तथा एकाग्रता में वृद्धि होती है। इसमें धीमी और निरंतर गति पर जोर दिया जाता है। यह पाचन शक्ति को बढ़ाता है और इसमें कम भोजन की आवश्यकता होती है। इससे मन को भय और संकोच से मुक्ति मिलती है। व्यक्ति को खड़े होकर, बैठकर, रीढ़ की हड्डी पर और अधोमुख स्थिति में आसनों का अभ्यास करना चाहिए। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। आध्यात्मिक व्यक्तियों को अपने मस्तिष्क को जागृत करने के लिए यह आवश्यक है। आसन से लचीलापन, शक्ति, स्ट्रेंथ, स्वयं के संतुलन, सेल्फ बैलेंस में सुधार होता है। योग आसन से तनाव को कम करने में और विशेष रूप से अस्थमा तथा मधुमेह जैसी कुछ बीमारियों को कम करने में मदद मिलती है। तो आप देख रहे हैं पेट जो है हमारा सभी बीमारियों की जड़ है, ऐसा माना जाता है। अगर हमारा पाचन ठीक नहीं है तो हमारे शरीर में बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और योग का सबसे बड़ा लाभ ये है कि ये हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाता है, जिससे कि हमारा पेट ठीक रहता है तो हमारा शरीर भी स्वस्थ
रहता है, हमारा आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आध्यात्मिक व्यक्तियों का मस्तिष्क जागृत होता है, शरीर में लचीलापन आता है, चुस्ती आती है और हम अपने सेल्फ बैलेंस में सुधार कर सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ तक मैंने आपको योग, आसन, उनसे होने वाले लाभ, उनको करने के तरीके बताए। जितने योगासन है ये आपकी क्लास में प्रैक्टिकली आपको करवाए जाते हैं और जिस तरह से आप उन्हें करते हैं उसी तरह से आप उन्हें एग्ज़ाम में लिखेंगे भी। अब यहाँ पर हम आपका दूसरा टॉपिक जीवन शैली लेने जा रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी जीवन शैली से संबंधित हैं। अगर हम अपनी जीवन शैली में सुधार कर लें तो हम उन रोगों से बच सकते हैं। जीवन शैली से संबंधित जो सबसे पहली चीज़ है वो है मोटापा, जो आजकल बहुत ही कॉमन है। छोटी उम्र के बच्चों से लेकर बड़ी उम्र के लोगों तक इसे देखा जाता है। तो मोटापा, यहाँ देखिए ये बताया भी है मोटापे से कौन कौन से चित्र में आप देखेंगे। टाइप 2 मधुमेह, डायबिटीज़, अत्यधिक कोलेस्ट्रॉल, निद्रा रोग, ठीक से नींद ना आना, हृदय रोग, हार्ट की प्रॉब्लम, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर और अस्थि संधि शोथ, आपकी हड्डियों से संबंधित बीमारियां और बहुत सी अन्य बीमारियां जो हैं ये किसके कारण हो जाती हैं? मोटापे के कारण हो जाती हैं। मोटापा किस कारण से है? मोटापे का प्रमुख कारण आलस्यपूर्ण जीवन शैली है। मोटापे के कारण कई स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं। वर्तमान अमेरिका की आधी से भी अधिक आबादी को मोटा माना जाता है। अनुवांशिक और पर्यावरण जैसे कारक मोटापे में योगदान देते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि मोटापे में आपकी जीवन शैली की बड़ी भूमिका है। यदि आपका वजन निरंतर बढ़ता जा रहा है, यह संभावना है कि आप अपनी जीवन शैली के कारण अपने वजन को बढ़ा रही हैं। आपकी जीवन शैली में ऐसे कुछ तरीके हैं जो आपको मोटापे से ग्रस्त बना सकते हैं। मोटापा रातों रात ही नहीं आ जाता, बल्कि यह अनुचित आहार और आलस्यपूर्ण जीवन शैली के कारण धीरे धीरे विकसित होता है। तो आप देख रहे हैं, सही जीवन शैली ना होने के कारण और बाहर का खाना, जंक फूड खाने के कारण हम धीरे धीरे मोटापे का शिकार बनते रहते हैं और फिर ये मोटापा जो है हमें कई तरह की बीमारियां दे देता है। तो इसका किस तरह से हम मोटापे को रोक सकते हैं और इसका उपचार कर सकते हैं? तो मोटापा रोकना और उसका उपचार निम्न तरीकों से किया जाता है। पहले उसके कारण हमें क्या करना है? नियमित व्यायाम करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपको आ सकता है। नियमित व्यायाम, प्रतिदिन हमें सैर करनी है। इसके अलावा हर जगह किसी वाहन से जाने के बजाय हमें पैदल जाना चाहिए। लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का उपयोग करना चाहिए और ज़्यादा समय बैठे नहीं रहना चाहिए। कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए या प्रतिदिन सैर इत्यादि नियमित रूप से करनी चाहिए। दूसरा है, नियमित रूप से फास्ट फूड खाने से बचें। अब ये जो पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़, नूडल्स, मैगी आप नियमित रूप से खाते हैं, इसे आप नियमित रूप से ना खाकर कभी कभी महीने में एक आध बार ले सकते हैं। उससे आपके शरीर को हानि नहीं होगी। लेकिन अगर आप प्रतिदिन या एक दिन छोड़ के बाज़ार का, रेस्टोरेंट का खाना या ये फास्ट फूड खाते हैं तो आप मोटापे का शिकार बनते जाते हैं। उसके अलावा है, बहुत अधिक शराब पीने से बचना चाहिए। जिन लोगों को शराब की आदत होती है, शराब भी मोटे होने का एक कारण है, तो उन्हें शराब से बचना चाहिए। उचित आहार, उचित आहार का मतलब है इस तरह का खाना खाना चाहिए जो बिल्कुल जिसमें हर चीज़ की संतुलित मात्रा हो। कार्बोहाइड्रेट भी मिले हमें, वसा भी मिले हमें, सारे विटामिन्स भी मिलें, प्रोटीन भी मिले। इस तरह का खाना हमें खाना चाहिए जिसमें दाल, हरी सब्जी, रोटी, चावल, कम तेल में बना हुआ खाना, ये सब उचित आहार में आते हैं। फल खाने, दूध पीना, व्यायाम करना, ये सब हमारी जीवन शैली का एक हिस्सा होना चाहिए। तो यहाँ हमने आपको 4 तरीके बताए। अगर आप व्यायाम नहीं करते तो आप मोटापे का शिकार हो जाते हैं। मोटापे को रोकना चाहते हैं तो नियमित व्यायाम करें। फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, मोटे हो जाएंगे। अगर आपको अपने आप को मोटापे से बचाना है तो नियमित रूप से फास्ट फूड खाने से बचें। अगर आप नियमित रूप से बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं तो भी आप मोटे हो सकते हैं। अगर आप मोटापे से बचना चाहते हैं तो शराब का सेवन ना करें। और अगर आप उचित आहार नहीं लेते तो भी आप मोटे हो जाएंगे। इसलिए अगर आपको मोटापे से बचना है तो आपको उचित आहार का सेवन करना होगा। नेक्स्ट है, जीवन शैली से जुड़ी हुई एक दूसरी बीमारी मधुमेह। मधुमेह जिसे डायबिटीज़ या शुगर भी आम भाषा में कहते हैं, आजकल ये बहुत कॉमन हो गई है
और ये बीमारी भी हमारी जीवन शैली से ही जुड़ी हुई है। मधुमेह आमतौर पर चयापचयी विकार के रूप में जाना जाता है। जब शरीर के अंदर लंबे समय तक रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे मधुमेह कहते हैं। इसमें या तो अग्नाशय पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता या शरीर के अंदर कोशिकाएं इंसुलिन को ठीक से प्रतिक्रिया नहीं कर पाती हैं। मधुमेह भी जीवन शैली से संबंधित रोग है। इसे निम्नलिखित तरीकों से ठीक किया जा सकता है। किस तरह से बच्चों? भोजन स्वस्थ जीवन शैली का आधार होता है। स्वस्थ जीवन शैली मतलब हम संतुलित आहार खाकर मधुमेह पर नियंत्रण पा सकते हैं। दूसरा, भोजन और दवा के बीच उचित समन्वय। अगर हम मधुमेह के लिए कोई दवाई ले रहे हैं तो हम ये ना सोचें कि हम दवाई ले रहे हैं तो अब हम कुछ भी खा सकते हैं। दवाई के साथ साथ परहेज़ करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तीसरा है नियमित व्यायाम। व्यायाम न करने से, जीवन शैली में अगर व्यायाम शामिल नहीं है तो हम मधुमेह का शिकार बन जाते हैं। इसलिए हमें नियमित जीवन शैली अपनाने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करना बहुत ही आवश्यक है। तभी जो शर्करा है, ग्लूकोज है, शुगर है, वो हमारे शरीर में पर्याप्त रूप से ब्लड के साथ सर्कुलेट होगी और हम इस बीमारी से बच सकेंगे। तो यहाँ हमने आपको 3 तरीके बताए। स्वस्थ भोजन जो है वो स्वस्थ जीवन शैली के अनुरूप होना चाहिए। भोजन और दवा के बीच में उचित समन्वय होना चाहिए। नियमित रूप से व्यायाम किया जाना चाहिए। अगली बीमारी है यहाँ पर अस्थमा। अस्थमा तो बच्चे आप समझते हैं फेफड़ों से संबंधित सांस का रोग है। अस्थमा शरीर के वायु मार्ग में संकुचन के कारण होता है। इस हालत में अतिरिक्त बलगम भी बनता है जिससे कि सांस लेने में तकलीफ, खांसी और घरघराहट की आवाज़ होती है। प्राय यह भी पाया जाता है कि कई लोगों को व्यायाम के कारण अस्थमा हो जाता है। अस्थमा के लक्षण निम्नलिखित हैं: सांस लेने में तकलीफ होना, छाती में अकड़न या और दर्द होना, बार बार खांसी और छींक आना, घरघराहट की आवाज़ आना, रुक रुक कर सांस आना। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो अस्थमा है उसमें ये सब परेशानियाँ मरीज़ को होती हैं और अस्थमा भी जीवन शैली से जुड़ा हुआ ही एक रोग है। अस्थमा मुख्य रूप से एलर्जी के कारण होता है। एलर्जी पैदा करने वाले कई तत्व अस्थमा भी पैदा कर देते हैं। कभी कभी व्यावसायिक वातावरण के कारण भी अस्थमा हो सकता है। व्यावसायिक वातावरण वो होता है जहाँ फैक्ट्रियाँ इत्यादि हैं, वहाँ इस तरह के पदार्थ, केमिकल्स उनसे निकलते हैं जो सांस के साथ हमारे अंदर जाते हैं। अगर पोल्यूशन वहाँ बहुत ज़्यादा है तो पोल्यूशन के हमारे सांस के साथ अंदर जाता है जो हमारे फेफड़ों पर बुरा असर डालता है और उसके कारण हम अस्थमैटिक हो सकते हैं। क्योंकि कार्यस्थल पर रासायनिक धुआं, गैसों या धूल के कारण भी एलर्जी हो सकती है जिसके परिणाम स्वरूप अस्थमा भी हो सकता है। यह भी देखा गया है कि कुछ लोग व्यायाम प्रेरित अस्थमा से पीड़ित होते हैं। श्वसन संक्रमण के कारण भी अस्थमा होता है। ये चित्र में आपको दिखाया गया है किस तरह से ब्रीथ करने में, सांस लेने में डिफ़िकल्टी हो रही है और जो वायु मार्ग है ये देखिए दूसरे चित्र में दिखाया गया है। ये एयरवेज आपका किस तरह से इस सारे बीमारी से आपके इफ़ेक्टेड हो रहा है। इसके लिए यहाँ आप देख रहे हैं अस्थमा के लिए ये इन्हेलर का प्रयोग भी किया जाता है। तो इसकी रोकथाम के और उपचार क्या हैं? अस्थमा उत्प्रेरित करने वाले तत्वों से परहेज करके अस्थमा की रोकथाम की जा सकती है। इसकी रोकथाम के तरीके निम्नलिखित हैं। पहला है एयर कंडीशनरों का उपयोग। तो वातानुकूलित एयर कंडीशनर जब चलते हैं तो हम अपने घर की खिड़कियां, दरवाजे बंद रखते हैं जिससे कि अस्थमा पैदा हो सकता है। तो हमें अपने घर में स्वच्छ और साफ वायु का आना जाना रखना चाहिए। थोड़ी देर अगर एयर कंडीशन चलाया भी है तो उसके बाद हमें खिड़कियां, दरवाजे खोल देने चाहिए। धूल को कम करना, धूल से भी अस्थमा होता है। धूल आप समझ रहे हैं जब मिट्टी उड़ती रहती है तो हमें अपने घर और आसपास पर जल का छिड़काव करना चाहिए जिससे कि धूल ज़्यादा ना उड़े, जिससे कि हमारे श्वसन मार्ग में किसी तरह की एलर्जी उत्पन्न ना हो। तीसरा है नियमित रूप से घर की साफ़ सफाई रखनी चाहिए। साफ़ करते हुए घर को मास्क का उपयोग करना चाहिए जिससे कि हमारी सांस के साथ, हमारे श्वसन के साथ धूल मिट्टी हमारे अंदर ना जाए। इसके अतिरिक्त नियमित व्यायाम करके भी हम अपने अस्थमा को रोक सकते हैं। मोटापे से हमें बचना चाहिए। प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में फल और सब्जियां खानी चाहिए। एसिडिटी अगर हमें होती है तो हमें मिर्च मसालों का कम प्रयोग करना चाहिए जिससे कि हमें एसिडिटी ना हो। हमें सादा भोजन, कम तेल, मिर्च, घी वाला भोजन खाना चाहिए।
श्वसन तकनीक, श्वसन अभ्यास करने से भी अस्थमा के लक्षण कम किए जाते हैं। तो इस तरह से सांस लेने की तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। विश्राम तकनीक जैसे ध्यान इत्यादि से भी तनाव कम होता है और अस्थमा रोग को हम कम कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर अस्थमा रोग जो हमारे जीवन शैली से संबंधित है, उसे हम अपनी जीवन शैली में सुधार लाकर रोक सकते हैं। अगला जो रोग है वो भी जीवन शैली से जुड़ा हुआ है, वो है उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर। तो उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए स्वस्थ जीवन शैली बहुत महत्वपूर्ण है। उच्च रक्तचाप के इलाज में जीवन शैली की अहम भूमिका है। यदि स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर रक्तचाप को नियंत्रण किया जा सकता है तो उच्च रक्तचाप से भी बचा जा सकता है। फिर इसकी दवाई हमें कम लेनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो हम डेंजर जोन में आ जाते हैं, हमें तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। और हाई ब्लड प्रेशर को भी हम अपनी जीवन शैली में सुधार लाकर रोक सकते हैं। किस तरह से? हमें नियमित व्यायाम करना चाहिए, संतुलित आहार खाना चाहिए, पर्याप्त नींद की आदत होनी चाहिए, टेंशन या तनाव को कम करना चाहिए, शरीर को योग या ध्यान करके रिलैक्स करना चाहिए और शराब के सेवन में कमी करनी चाहिए। इन सब को करके हम अपने उच्च रक्तचाप को, हाई ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। तो यहाँ आपने देखा आपकी जीवन शैली से जुड़ी कुछ बीमारियाँ जैसे मोटापा, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, अस्थमा, ये सब ऐसी बीमारियां हैं जो आपकी जीवन शैली से जुड़ी हुई हैं। अगर आप अपनी खान पान में सुधार करते हैं, योग आसनों को अपने जीवन में शामिल करते हैं, तो आप जीवन शैली से जुड़ी हुई इन सब बीमारियों को अपने नियंत्रण में ला सकते हैं, कंट्रोल में ला सकते हैं। अगर आपकी दवाई की डोज ज़्यादा है और आप नियमित रूप से योग अभ्यास करते हैं, खान पान का ध्यान रखते हैं, तो आपकी दवाई की डोज बहुत ही कम हो जाएगी और धीरे धीरे ये सभी रोग आपके बिल्कुल ठीक हो जाएंगे योग अभ्यास के द्वारा, और आपको उसके बाद फिर दवाई लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये सब आपके जो पहला पार्ट है योग और जीवन शैली, उससे जुड़ी हुई ये प्रमुख बातें थी जो अभी तक मैंने आपको बताई। अब हम इनसे जुड़े हुए कुछ शॉर्ट आंसर जो क्विक रिवीजन हमें लेसन की देंगे और जिन्हें करके आप ये भी जान सकते हैं कि आपका ये लेसन कितना तैयार हो गया है, कितना आपको समझ में आ गया है। आप मेरे साथ इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए और जानिए। पहला प्रश्न है बच्चों यहाँ पर, योग एक प्राचीन भारतीय प्रणाली है निम्न के सुधार के लिए। तो यहाँ पर है नंबर 1 शरीर, नंबर 2 मन, नंबर 3 ए और बी दोनों, नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप देखेंगे शरीर और मन, योग जो है वो दोनों में सुधार लाता है। मुझे लग रहा है आपने भी यही उत्तर चुना होगा। दूसरा है वह आसन जिसे हीरे की मुद्रा, डायमंड पास के नाम से जाना जाता है, वह कौन सा है बच्चों इनमें से? पवन मुक्तासन, पद्मासन, वज्रासन या भुजंगासन? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है वज्र आसन, जिसे हीरे की मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। संस्कृत के शब्द भुजंग अर्थात सर्प से प्राप्त आसन है। नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कौन सा आसन है, भुजंग आसन है। अगला है आसन जो पाचन और गैस की रिहाई में सुधार करते हैं, वो कौन से आसन है? गैस और पाचन में सुधार करने वाले आसन का नाम है पवन मुक्त आसन। गैस क्या है? हवा है, तो वो पवन मुक्त आसन है। मोटापे का प्रमुख कारण है, मोटापे का प्रमुख कारण क्या है? हमारी खराब जीवन शैली। अभी आपने समझा भी है इन्हीं चीज़ों को। अस्थमा के लक्षण हैं, तो अस्थमा के क्या लक्षण है बच्चों? आपने अभी देखा खांसी और कफ जो है ये अस्थमा का प्रमुख लक्षण है। उच्च रक्तचाप के निवारक तरीके क्या हैं? तो नियमित व्यायाम और अच्छा खाना, अच्छी निद्रा और कम तनाव करना, इन सब का पालन करके हम उच्च रक्तचाप को दूर कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है क और ख दोनों। नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब माना गया है? तो बच्चों यह 21 जून 2015 को जो था, इसे योग दिवस के रूप में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार मनाया था। तब से हर साल 21 जून को हम योग दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऐसी स्थिति जिसमें वायुमार्ग संकीर्ण, संकीर्ण मतलब संकरा हो जाए और सूज जाए, तो वो कौन सी स्थिति है? हमारा वायुमार्ग अस्थमा के रोग में संकीर्ण हो जाता है और सूज जाता है। प्रश्न नंबर 10 है, किस रोग से पीड़ित व्यक्ति को चक्रासन नहीं करना चाहिए? तो जो उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, उसको चक्रासन नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से क्विक रिवीजन के बाद अब हम कुछ शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन आपको समझाते हैं। मोटापे को परिभाषित करें। तो मोटापा एक चिकित्सीय स्थिति है जिसमें शरीर की अतिरिक्त चर्बी इस हद तक जमा हो जाती है कि इसका स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव, कैसा प्रभाव पड़ता है? नेगेटिव प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। मोटापा आमतौर पर अत्यधिक भोजन के सेवन और शारीरिक गतिविधि की कमी के संयोजन के कारण होता है। जब दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, भोजन हम ज़्यादा खाने लगते हैं, शारीरिक गतिविधि, फिजिकल एक्टिविटी कोई भी नहीं करते हैं, जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो मोटापा बढ़ने लगता है। अगला प्रश्न है, मधुमेह क्या होता है? डायबिटीज़ क्या है? तो मधुमेह जो है ये चय अपचय संबंधी विकार, चय अपचय खान पीन से संबंधित विकार है जिसमें लंबे समय तक रक्त में शर्करा का स्तर होता है। शर्करा कहते हैं शुगर को, मीठा जो आप खाते हैं। मधुमेह या तो अग्नाशय पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर रहा होता या शरीर की कोशिकाएं उत्पादक इंसुलिन को ठीक से उन पर प्रतिक्रिया नहीं करती, तो मधुमेह रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, अस्थमा क्या है? तो अस्थमा क्या है? फेफड़ों के वायु मार्ग की एक सामान्य दीर्घकालिक सूजन की बीमारी है। तो अस्थमा जो है वो हमारे फेफड़ों से संबंधित, फेफड़े किसके? हमारे श्वसन क्रिया में, सांस लेने की प्रक्रिया में हमारी मदद करते हैं, और जब इस वायु मार्ग में लंबे समय तक सूजन रहती है तो हमें अस्थमा रोग हो जाता है। वायु मार्ग के कसने के कारण अस्थमा होता है। इस स्थिति में अतिरिक्त बलगम भी उत्पन्न होता है। माना जाता है कि अस्थमा आनुवांशिक और पर्यावरणीय कारणों के संयोजन के कारण होता है। पर्यावरणीय कारकों में वायु प्रदूषण और एलर्जी के संपर्क शामिल हैं। तो वायु प्रदूषण तो एयर पोल्यूशन है, एलर्जी धूल, मिट्टी, रासायनिक गैस, ये सब चीज़ें जब हमारे शरीर पर प्रतिकूल असर डालती हैं, हमारे वायु मार्ग को सूजन उत्पन्न कर देती हैं, तो धीरे धीरे हम अस्थमा रोग का शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट है, उच्च रक्तचाप क्या होता है? तो उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर तब होता है जब आपका रक्तचाप अस्वस्थ स्तर तक बढ़ जाता है। आपका रक्तचाप मापता है कि आपकी रक्त वाहिनियों में कितना रक्त प्रवाहित हो रहा है और हृदय को पंप करते समय रक्त की प्रतिरोधकता कितनी मात्रा में मिलती है। तो हाई ब्लड प्रेशर जो है यह ब्लड से रिलेटेड बीमारी है जिसमें हमारे ब्लड जो है वो रक्त वाहिनियों में तेज़ी से प्रवाहित होने लगता है और हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है। अस्थमा के लक्षण क्या हैं? तो अस्थमा के लक्षण है सांस में तकलीफ, देख रहे हैं आप, पहला है सांस में तकलीफ, दूसरा है छाती में दर्द, छाती और दर्द में कठोरता, तीसरा है असाध्य खांसी और छींक, खांसी रुकती ही नहीं है, चौथा वायव्य ध्वनि, वायव्य ध्वनि जब आप सांस लेते हैं या खांसते हैं तो तेज़ आवाज़ होती है, और अंत में क्या है, जब ये अस्थमा बहुत बढ़ जाता है तो सांस लेने में भी आपको कठिनाई होने लगती है। अगला प्रश्न है, उच्च रक्तचाप की रोकथाम के क्या उपाय हैं? तो उच्च रक्तचाप की रोकथाम के लिए हमें नियमित व्यायाम करना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए, उचित नींद की आदत होनी चाहिए, समय पर सोएं, समय पर जागें, योग और विश्राम की तकनीकों का अभ्यास करें, शराब का सेवन ना करें, खाने में तेल, मिर्च, मसाले, नमक का प्रयोग हमें कम करना चाहिए। अगला प्रश्न है, योग को परिभाषित करें। तो योग एक संस्कृत शब्द से, जो संस्कृत का मूल शब्द है युज धातु, इससे ये योग शब्द बना है जिसका अर्थ है जुड़ना, मिलना या संतुलन बनाना। योग से क्या होता है, हमारी मांसपेशियां मजबूत बनती हैं और तनाव को दूर करने के लिए हमारा शरीर, मन और हमारी जो है वो मजबूत बनते हैं, उन्हें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है, आसनों को परिभाषित करें। तो आसन को एक शारीरिक योग मुद्रा या स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें शरीर को मास्टर करने, उस पर नियंत्रण पाने और शरीर के कार्यों को बढ़ाने में मदद करने का अभ्यास किया जाता है। हमारे शरीर की स्ट्रेंथ बढ़े, हमारी मांसपेशियों में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े, हमारा मस्तिष्क जो है वो स्ट्रांग बने, हमारे शरीर को अधिक ऊर्जा मिले,
मानसिक रूप से हम ज़्यादा स्वस्थ बने आसनों के द्वारा ये लाभ हमें होते हैं। योग के क्या लाभ हैं? तो योग के निम्नलिखित लाभ हैं। पूर्ण संतुलन और सद्भाव की प्राप्ति होती है। स्वचिकित्सा, अपनी बीमारियों का हम खुद इलाज कर पाते हैं। मन से क्या होता है? नकारात्मक जो हमारे अंदर नेगेटिविटी की फीलिंग है वो निकलती है, और शरीर के जो विषाक्त पॉइजनस पदार्थ हैं जो हमारे शरीर को हानि पहुंचाने वाले हैं वो दूर होते हैं। आत्म जागरूकता बढ़ती है। आत्म जागरूकता मतलब सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है। ध्यान और एकाग्रता, पढ़ाई वाले बच्चों के लिए योग बहुत ज़रूरी है। उनकी ध्यान बढ़ता है, पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ती है, और उनका तनाव जो है, टेंशन जो है, कम होती है। ये सारे योग के लाभ हैं। अगला है ताड़ासन के क्या लाभ हैं? तो ताड़ासन जो है ये फेफड़ों को मजबूत बनाता है। ये आसन जो है पूरे शरीर की नसों को सक्रिय करता है। यह केशुरक स्तंभ की ताकत में सुधार लाता है, पाचन क्रिया में सुधार करता है, हाथ और पैरों की ताकत विकसित करता है, और फ्लैट फुट की जो समस्या है उसे कम करता है। तो इस तरह से ये जितने भी योग आसन हैं ये हमारे शरीर को स्वस्थ बनाते हैं, हमें बीमारियों से बचाते हैं, हमारी टेंशन को, तनाव को कम करते हैं, शरीर को स्फूर्तिवान, एक्टिव बनाते हैं, और अपनी जीवन शैली में सुधार करके योग को अपनाकर हम अपने जीवन को स्वस्थ कर सकते हैं, अपनी आयु को लंबा कर सकते हैं, और तरह तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। तो आशा है बच्चों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये लेसन एग्ज़ाम के लिए आपका पूरी तरह से तैयार हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे साथियों के साथ शेयर कीजिए। अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ हम इसी तरह से आपके सेकंड टर्म के पाठ्यक्रम की दोहराई आपको करवाते रहेंगे। धन्यवाद।